नमस्कार, आप सभी का टारगेट विथ आलोक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सुरेश भर दुबे आज आप लोगों के समक्ष इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एलटी ग्रेड के संबंध में ज्योग्राफी सब्जेक्ट को लेकर के उपस्थित हैं और ज्योग्राफी सब्जेक्ट पर ऑलरेडी 2 क्लास हमने डिस्कस किया है और उसी संदर्भ में आज तीसरा क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा ज्योति मैम ने आप लोगों से कमिटमेंट किया था कि आज रात तक हम वापस आ जाएंगे और क्लास को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, तो ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्लास कंटिन्यू होगा। कुछ कुछ बीच में समस्याएं आती हैं इसलिए क्लास थोड़ा बाधित होता है, लेकिन यहाँ आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका पूरा जितना सिलेबस है उसको हम कंप्लीट कराएंगे। और आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे वह टॉपिक है एटमॉस्फेयर का। किसका है? एटमॉस्फेयर का। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारी संस्था की तरफ से एलटी ग्रेड के संदर्भ में कई प्रकार के बैच स्टार्ट किए गए हैं, तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार अपने सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए इनरोलमेंट यहाँ पे कराएं और अपने लक्ष्य को सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास करें। यहाँ पर आपको एक फुल पैकेज दिया जाएगा जिसमें आपको सब्जेक्ट रहेंगे और साथ में जीएस का भी सेगमेंट अलग से डिस्कस किया जाएगा। तो आप अभी से बिना विलंब किए अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इनरोलमेंट कराएं और अतिशीघ्र अपने क्लास को स्टार्ट करें। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जिस टॉपिक को, वह टॉपिक है एटमॉस्फेयर, वायुमंडल है। और वायुमंडल का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका हम लोग डिस्कशन करेंगे वह आपका है, आज का क्लास आपका स्टार्ट होगा जलवायु विज्ञान का। किसका स्टार्ट होगा? जलवायु विज्ञान का। और जलवायु विज्ञान का जो पहला टॉपिक है जिस पे हम डिस्कशन करेंगे यह टॉपिक है वायुमंडल। क्या है? वायुमंडल, अर्थात एटमॉस्फेयर पे हम लोग डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। तो आइए देखते हैं वायुमंडल के विषय में कि वायुमंडल का हम लोग किस प्रकार से डिस्कशन करेंगे। वायुमंडल का डिस्कशन हम 2 कॉन्सेप्ट पर करेंगे, या हम कह सकते हैं इसके संदर्भ में 2 हमारे पास सिद्धांत है। एक सिद्धांत जो है यह है मार्शल निकोलेट का है। किसका है? एक है मार्शल निकोलेट का है और एक आप देखेंगे टिजेरेंस डी बोट महोदय हैं। कौन है? टिजेरेंस डी बोर्ट, या हम कह सकते हैं इन्हीं के साथ आते हैं जोसेफ प्रिंस्टली। कौन है? जोसेफ प्रिंस्टली। तो 2 प्रकार के कॉन्सेप्ट हैं जिसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। एक टिजेरेंस डी बोट महोदय प्लस जोसेफ प्रिंस्टली का है, और दूसरा जो है यह आपका है मार्शल निकोलेट का, जिसको हम लोग प्रॉपर यहां पर डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से इनका यूज करके हम लोग वायुमंडल को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जिसके विषय में समझेंगे वह है टिजेरेंस डी बोट महोदय और जोसेफ प्रिंस्टली के अनुसार वायुमंडल का वर्गीकरण। तो देखते हैं यहां पर वायुमंडल। अगर हम वायुमंडल की बात करें तो हमारी यह है पृथ्वी की सतह है। क्या है? ये है पृथ्वी की सतह, और पृथ्वी की सतह से जब आप ऊपरी वायुमंडल की तरफ चलते हैं तो यहां पर क्रम से आपको कई प्रकार के लेयर देखने को मिलते हैं। यहां पर कई प्रकार की लेयर देखने को मिलती है और इस लेयर का क्या नाम है इनको भी हम लोग क्रम से समझने का प्रयास करेंगे। इस तरफ से इसको ध्यान से समझना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं किसी ना किसी रूप में। सबसे पहला जो लेयर है जिसका हम लोग डिस्कशन करते हैं यह आपका है क्षोभ मंडल है। क्या है? यह है क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल को ही इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोस्फियर। क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर। सेकंड जो लेयर है इसको हम कहते हैं समताप मंडल। क्या कहते हैं? समताप मंडल, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फियर। तीसरा जो लेयर है इसको हम कहते हैं मध्य मंडल। क्या कहते हैं? मध्य मंडल, अर्थात मेजोस्फियर। फोर्थ क्रम पे जो आता है इसको कहते हैं हम लोग आयन मंडल। क्या है? आयन मंडल है। और लास्ट में जो आता है इसको हम कहते हैं वायुमंडल। क्या कहते हैं? वायुमंडल। तो ये है वायुमंडल। तो यहां पर क्रम से आप देख रहे हैं 5 मंडल मिले हैं। कितने मिले हैं? 5 मंडल, जिसमें आपका क्षोभ मंडल है सबसे निचला भाग है, फिर समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, फिर आयन मंडल है, फिर वायुमंडल है।
इनकी पृथ्वी की सतह से ऊंचाई भी दी जाती है कि किस हाइट तक कौन सा यहां पर एटमॉस्फेयर का सीक्वेंस पाया जाता है। अगर आप देखेंगे पृथ्वी की सतह से नियर अबाउट, यहां पर थोड़ा सा और समझ लेते हैं, फिर सबके बारे में हम लिखेंगे। एक और संदर्भ है, अगर आप देखें, अगर यह हमारी पृथ्वी है और यह है हमारा इक्वेटर और यह है पोल, तो यह रेडियस है, यह सेंटर है। सेंटर से अगर आप हमारी पृथ्वी का जो शेप है, यह कंप्लीट कह सकते हैं एक स्फीयर नहीं है, बल्कि दोनों तरफ से थोड़ा सा चपटी है और इक्वेटर पे थोड़ा फैल गई है, बल्ज की है। तो ऐसी कंडीशन में यहां का जो रेडियस है, यह रेडियस थोड़ा सा ज्यादा होता है और इसका रेडियस थोड़ा सा कम होता है। और रेडियस का जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से जो संबंध है, यह व्युत्क्रमानुपाती है। कैसा है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स से रेडियस का जो संबंध कैसा है? व्युत्क्रमानुपाती है। और इस बेसिस पर अगर आप देखें, तो अगर हम इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर पर जो जी का मान है, इक्वेटर पर जो जी का मान है, ये क्या हो जाएगा? यह कम हो जाएगा, क्योंकि रेडियस ज्यादा है। लेकिन जब आप पोल पर चलते हैं तो पोल पे रेडियस कम है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स का मान बढ़ जाता है, तो यहां पर जी का मान ज्यादा है। इसका रिजल्ट ये होता है कि जो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ वायु है, यह वायु गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में पृथ्वी के पास खिंच जाती है। कहां पे? पोल पे। लेकिन यहां पे कम है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसलिए वायु यहां पर दूर तक फैल जाती है। तो ऐसी कंडीशन में यहां का जो एटमॉस्फेयर है थोड़ा पास है, लेकिन जैसे जैसे आप इक्वेटर की तरफ जाते हैं इसकी दूरी बढ़ती चली जाती है, और फिर जब पोल की तरफ आते हैं तो दूरी घटती चली जाती है। और ऐसी कंडीशन में यहां पर जो हाइट मिलती है, यह मिलती है 8 किलोमीटर। कितना मिलती है? 8 किलोमीटर। और यहां पर जो हाइट मिलती है हमारे क्षोभ मंडल की, यह आपकी है 16 से लेकर के 18 किलोमीटर। कितना मिलती है? क्षोभ मंडल जो है, क्षोभ मंडल पोल पर पास होता है और इक्वेटर पर दूर होता है। रीजन क्या है? क्लियर होना चाहिए। एक रीजन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह तो यही है कि यहां का ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। ग्रेविटेशनल फोर्स के कम होने के कारण वायु का खिंचाव कम होता है, इसलिए ज्यादा दूर तक फैल जाती है। साथ में एक दूसरा कारण यह भी आता है कि यहां का टेम्परेचर ज्यादा है, और जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो यहां से वायु गर्म होकर के इसका आरोहण होता है संवहन विधि से। तो यहां पर संवहनी धाराएं भी चलती हैं। कौन सी धाराएं चलती हैं? संवहनी धाराएं चलती हैं, जिससे हमारा एटमॉस्फेयर काफी दूर तक फैल जाता है। जबकि पोल पर एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, इसलिए वायु को अपनी तरफ खींचता है। दूसरा, वहां का टेम्परेचर कम है, और टेम्परेचर कम होने के कारण वहां की वायु ठंडी होती है और भारी होती है, इसलिए नीचे बैठती है। तो यहां पर दो रीजन है हमारे एटमॉस्फेयर का, जो क्षोभ मंडल है इसके ऊंचाई में डिफरेंस आने का। एक कारण है गुरुत्वाकर्षण बल में परिवर्तन, और दूसरा कारण है टेम्परेचर में परिवर्तन। टेम्परेचर यहां पे ज्यादा है, इसलिए वायु ज्यादा दूर तक फैलती है। यहां का टेम्परेचर कम है, इसलिए पास में आ जाती है। तो इस बेसिस पर अगर आप इस इमेज पे आए तो यहां पे हम कह सकते हैं क्षोभ मंडल जो हमारा है, क्षोभ मंडल की जो हाइट है यह आपकी मिलती है कितना? यह अगर हम पोल मानते हैं तो यहां पे है 8 किलोमीटर। कितना है? 8 किलोमीटर। और अगर हम आते हैं इक्वेटर के पास तो यहां पर हाइट कितनी मिलती है? यहां पे मिलती है 18 किलोमीटर। कितना मिलती है? 18 किलोमीटर। चलिए फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब इसी प्रकार जब हम बढ़ते हैं समताप मंडल में, किस मंडल में बढ़ते हैं? समताप मंडल में। तो समताप मंडल की जो हाइट हम लोगों को देखने को मिलती है, यह हाइट मिलती है 50 से लेकर के 55 किलोमीटर। कितना मिलती है? 50 से लेकर के 55 किलोमीटर की हाइट यहां पर देखने को मिलती है। किस मंडल की? समताप मंडल की, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर। फिर आप आते हैं मध्य मंडल पे। मध्य मंडल की जो हाइट मिलती है यह आपकी करीब करीब मिलती है 80 किलोमीटर पर। कितने पर मिलती है? 80 किलोमीटर पर मिलती है। फिर जब आप आयन मंडल में जाते हैं तो आयन मंडल की हाइट मिलती है 400 से लेकर के 640 किलोमीटर तक। और जब आप वायुमंडल पे जाते हैं तो वायुमंडल की जो मैक्सिमम हाइट मिलती है यह है 10,000 किलोमीटर। कितना है? यह आपको मिलती है 10,000 किलोमीटर। इसका तात्पर्य यह है कि हमारा वायुमंडल
मैक्सिमम किस हाइट तक एक्सपेंड करता है? 10,000 किलोमीटर तक हमारा एटमॉस्फेयर है। इसके पश्चात आपको निर्वात मिलता है। क्या मिलता है? निर्वात या स्पेस मिलता है। तो यह आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किस हाइट तक कौन सा लेयर हमारे वायुमंडल का विद्यमान है। सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर वायुमंडल। लेकिन आप लोगों को क्लाइमेटोलॉजी में जो डिस्कशन किया जाता है कंप्लीट तरीके से, वह क्षोभ मंडल होता है। हम लोग पूरे क्लाइमेटोलॉजी में किस मंडल का डिस्कशन करते हैं? क्षोभ मंडल का। क्यों डिस्कशन करते हैं? उसके पीछे रीजन है कि क्षोभ मंडल में तापमान में बहुत ज्यादा डेविएशन मिलता है, अर्थात तापमान में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव मिलता है। और उसका परिणाम ये होता है कि यहाँ के प्रेशर में भी बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव मिलता है। और उसका इफेक्ट ये होता है कि यहाँ पर कई प्रकार की हवाएं चलती हैं। और इसी सेगमेंट में आप देखेंगे मौसमी जितनी परिघटनाएं हैं सब संपन्न होती हैं, अर्थात इसी में आपके बादल बनेंगे, इसी में वर्षा होगी, इसी में चक्रवात बनेंगे, इसी में प्रति चक्रवात बनेंगे, इसी में जेट स्ट्रीम बनेगी। सब प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशन जो हमको देखने को मिलती है वह इस क्षोभ मंडल में ही देखने को मिलती है। इसलिए पूरे क्लाइमेटोलॉजी में डिटेल डिस्कशन किसका किया जाएगा? क्षोभ मंडल का। शेष जो मंडल है इनका डिस्कशन फिर से नहीं किया जाएगा, इनका डिस्कशन यहीं पर कंप्लीट कर लिया जाएगा। जैसे समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल, यहां पर क्या क्या प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं इसको भी हमें समझना है। तो सबसे पहले क्षोभ मंडल के बारे में बेसिक जानकारी हम प्राप्त करते हैं। बेसिक जानकारी ये है कि जब आप क्षोभ मंडल में पृथ्वी की सतह से आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्षोभ मंडल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ, क्या? क्षोभ मंडल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ कह सकते हैं तापमान में कमी आती है। तापमान में क्यों कमी आती है, अभी उस प्रश्न का डिस्कशन हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसको समझने के लिए अगला टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं टेम्परेचर। तो बस इतना समझना है कि जब पृथ्वी की सतह से आप क्षोभ मंडल में ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में कमी आती है। लेकिन टेम्परेचर में जो कमी आती है, यहां पर टेम्परेचर गिरेगा, क्या होगा? टेम्परेचर यहां पर डाउनफॉल करेगा। लेकिन टेम्परेचर की जो गिरावट है इसकी दर है -6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर। यहां पे तापमान किस दर से गिरता है? -6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर की दर से टेम्परेचर गिरता है। किस मंडल में? क्षोभ मंडल में। और यह जो तापमान में गिरावट है इसका एक स्पेशल नाम है जिसको हम कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। इसे हम क्या कहते हैं? इस गिरावट को कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, या इसी को कहते हैं सामान्य ताप ह्रास दर। क्या कहते हैं? सामान्य ताप ह्रास दर। अर्थात इस दर से क्षोभ मंडल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में गिरावट आती है। तो इसका थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। क्या करते हैं? आते हैं अपने इस वाली इमेज पर। यहां पे आपको जाना है कितना? 18 किलोमीटर। कितना जाना? हाइट पे जाना 18 किलोमीटर। और अगर मान लेते हैं सपोज दैट हमारे पृथ्वी की सतह का टेम्परेचर, क्या? पृथ्वी की सतह का टेम्परेचर अगर मान लेते हैं यहां पे आपको देखने को मिलता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना मिलता है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और आप जैसे जैसे 1-1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तापमान कितना गिरेगा? -6.5। तो ऐसी कंडीशन में जब आप 18 किलोमीटर की हाइट पे जाएंगे तो टेम्परेचर में कितना डाउनफॉल होगा? नियर अबाउट 110 के आसपास पहुंच जाएगा। कितना पहुंचेगा? 110 डाउनफॉल करेगा। तो जब 110 गिरेगा, 30 पहले से है, तो अगर माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 80 मिलेगा। कितना मिलेगा? 80। अर्थात क्षोभ सीमा पर, कहां पर? क्षोभ सीमा पर, जो क्षोभ मंडल की लास्ट बाउंड्री है 18 किलोमीटर, वहां पर टेम्परेचर कितना हो जाएगा? -80। कितना मिलेगा? -80। तो यहां पर टेम्परेचर हो जाता है -80 डिग्री सेंटीग्रेड क्षोभ सीमा पर। लेकिन जब आप पोलर एरिया में ऊंचाई पर वृद्धि करते हैं, कहां पर? पोलर एरिया में जब ऊंचाई में वृद्धि करते हैं तो यहां पे अगर हम मान लेते हैं यहां का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेंटीग्रेड सरफेस का, अर्थ सरफेस का टेम्परेचर कितना है? 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहां से आप हाइट में बढ़ रहे हैं और कितना हाइट चलेंगे? 8 किलोमीटर। 1 किलोमीटर पे टेम्परेचर कितना डाउनफॉल करेगा? -6.5। 8 किलोमीटर के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो नियर अबाउट आप कहेंगे लगभग 50-52 के आसपास आएगा। लेकिन 5 पहले से है तो अगर 5 उसमें से माइनस करेंगे तो -45 मिलेगा। कितना मिलेगा? -45। अब थोड़ा सा मैथ है, बहुत ज्यादा मैथ तो है नहीं, हम लोग मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ मैथ का कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। तो इस बेसिस पर पोलर एरिया का जो टेम्परेचर है यह -45 डिग्री सेंटीग्रेड मिल जाता है क्षोभ सीमा पर।
और इक्वेटर वाले बेल्ट पर क्षोभ सीमा का जो टेम्परेचर है कितना मिलता है, -80 मिलता है। तो अब देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है। यह तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में गिरावट आती है। क्यों आती है उसका रीजन आगे हम लोग समझेंगे कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है गुरुत्वाकर्षण का मान घटता है, वायु हमारी विरल होती है और वायु ही उष्मा को क्या करती है, अवशोषण करती है। तो जब वायु विरल हो जाएगी तो उष्मा का अवशोषण कम होगा और ऐसी कंडीशन में टेम्परेचर कम होगा। लेकिन टेम्परेचर में जो गिरावट है वह -6.5 डिग्री सेंटीग्रेड के अनुसार है। और इस बेसिस पर जब आप क्षोभ सीमा पर जाते हैं तो यहाँ का टेम्परेचर -80 मिलता है और यहाँ का टेम्परेचर -45 मिलता है। यह आपको याद करना है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो इस बेसिस पर अगर हम देखें, अगर सतह की बात करें तो यहाँ पे सतह का टेम्परेचर कितना है, 30 है। यहाँ पे कितना है, 5। तो सतह पे टेम्परेचर ज्यादा कहाँ का है, इक्वेटर का, और पोल का क्या है, कम। लेकिन जब आप क्षोभ सीमा पे चलते हैं तो क्षोभ सीमा पे अब इक्वेटर के ऊपर का टेम्परेचर कितना है, -80 है और पोल के ऊपर का टेम्परेचर कितना है, -45 है। दोनों में से कम कौन है, ज्यादा कम कहां पे हो गया, क्षोभ सीमा पे जो इक्वेटर वाला है। तो कह सकते हैं सतह के विपरीत स्थिति देखने को मिलती है कहां पर, क्षोभ सीमा पर। सतह पर इक्वेटर का टेम्परेचर ज्यादा है, पोल का कम है। लेकिन क्षोभ सीमा पे अगर आप देखें इक्वेटर का टेम्परेचर कम है और पोल का क्या है, ज्यादा है। इस कैलकुलेशन से आप समझ सकते हैं। लेकिन मिला जुला के निष्कर्ष ये कहना है कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में लगातार गिरावट आती है। किस दर से, नॉर्मल लैप्स रेट की दर से, जिसका मान है -6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए फिर आते हैं दूसरे लेयर में। किस में आते हैं, दूसरे लेयर में। और दूसरे लेयर में अगर आप देखें यहां पे टेम्परेचर लिख दीजिएगा, कितना है, -80। कितना हो जाएगा, -80 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहां पे कितना हो जाएगा, -45 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जब आप जाते हैं समताप मंडल में तो समताप मंडल का तात्पर्य आप ये समझते हैं, जैसे शब्द से समझ रहे हैं, समताप अर्थात तापमान में समानता है, स्थिरता है। हाँ, ये बात सत्य है कि तापमान में स्थिरता है, लेकिन तापमान में स्थिरता केवल इस मंडल के निचले भाग में है। किस भाग में है, निचले भाग में तापमान में स्थिरता मिलती है। लेकिन समताप मंडल के जब ऊपरी पोर्शन में चलते हैं, कहां चलते हैं, ऊपरी पोर्शन में, तो वहां पर तापमान में फिर से वृद्धि स्टार्ट हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि इसी समताप मंडल का एक सेक्शन है जिसको हम कहते हैं ओजोन लेयर। क्या कहते हैं, ओजोन परत। तो इसी में मिलती है ओजोन की परत। क्या मिलती है, ओजोन की परत। तो समताप मंडल का जो निचला सेक्शन है, यहां के तापमान में तो स्थिरता है, लेकिन समताप मंडल का जो ऊपरी पोर्शन है अर्थात ओजोन का जो लेयर है, कौन सा लेयर है, ओजोन का लेयर है, वहां पर तापमान में वृद्धि होने लगती है। क्यों वृद्धि होती है, यह भी समझना जरूरी है। रीजन है कि जो ओजोन की लेयर है, यह ओजोन करती क्या है, यह ओजोन बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है हमारे पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित करने के लिए। और काम क्या है, जो सन से आने वाली रेडिएशन है, उस रेडिएशन में एक रेडिएशन है जिसका नाम है अल्ट्रा वायलेट रे अर्थात पराबैंगनी किरणें। यह पराबैंगनी किरणें बहुत घातक होती हैं। अगर आवश्यकता से अधिक धरती पर आ जाएं तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है, या हम कह सकते हैं हमारे अंदर जो त्वचा है, इसमें स्किन डिसीज हो जाएगी, त्वचा कैंसर हो जाएगा, हमारी उत्पादकता घट जाएगी। तो तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न करती हैं अगर अल्ट्रा वायलेट रे एक लिमिट से ज्यादा हमारे सतह पर आ गई तो। इसको डिटेल में डिस्कशन किया जाता है कहां पर, ओजोन डिप्लीशन में, ओजोन क्षरण में। बस यहां पर यह समझना है कि यह जो ओजोन की परत है इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। ये करती क्या है कि सन से आने वाली रेडिएशन जिसका नाम है अल्ट्रा वायलेट रे, क्या नाम है, अल्ट्रा वायलेट रे, इस अल्ट्रा वायलेट रे से क्या करता है, यह कोलिजन करता है, टक्कर करता है, अर्थात रोकता है। तो जब अल्ट्रा वायलेट रे ओजोन से टकराता है, यहां पे टक्कर होती है, तो टक्कर से निश्चित तौर पर ऊष्मा जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है, ऊष्मा जनरेट होती है। और इसके प्रभाव से समताप मंडल के ऊपरी भाग में तापमान में फिर से वृद्धि स्टार्ट हो जाती है। और इस प्रकार से जब समताप मंडल में ऊंचाई में वृद्धि करते हैं तो यहां पर तापमान में क्या होती है, फिर से वृद्धि होती है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में कमी आई, लेकिन
समतापमंडल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, जबकि इसके निचले भाग में तापमान में स्थिरता थी। और निचले भाग में ही तापमान में स्थिरता होने के कारण जो हमारे प्लेन होते हैं, यह प्लेन इस क्षेत्र में बहुत स्मूथली फ्लाई करते हैं, क्योंकि यहां पर किसी प्रकार का घर्षण बल नहीं रहता है। क्योंकि जब तापमान में स्थिरता होगी तो प्रेशर में स्थिरता होगी, अर्थात बहुत हलचल नहीं होगी। और ऐसे में कम से कम फ्यूल में हमारा जो प्लेन है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। तो प्लेन के लिए सबसे आइडियल जो हमारा वायुमंडल का लेयर है वह समतापमंडल का निचला भाग होता है। लेकिन समतापमंडल के जब ऊपरी भाग में जाते हैं तो वहां पे ओजोन की उपलब्धता के कारण वहां पे अल्ट्रावायलेट रे से इसका लगातार कोलिजन होता है, जिससे उष्मा में फिर से वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। और इसके प्रभाव से समतापमंडल का ओवरऑल तापमान बढ़ता है ऊंचाई में वृद्धि के साथ। और जब आप पहुंचते हैं नियर अबाउट 55 से 60 किलोमीटर की हाइट पर, कितना पहुंचते हैं, यहां पे हाइट 55 किलोमीटर ही लिखी गई है, लेकिन जब आप 55 से 60 किलोमीटर की हाइट पे जाते हैं तो तापमान बढ़ते बढ़ते पुनः इसका तापमान हो जाता है पृथ्वी की सतह के समान। अगर हम मानते हैं पृथ्वी की सतह का तापमान 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, पृथ्वी की सतह का तापमान औसत कितना है, 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना होता है एवरेज टेम्परेचर। तो जब आप समतापमंडल में ऊंचाई में वृद्धि करते हैं तो ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान बढ़ता है और समताप सीमा पर, कहां पर, समताप सीमा पर लगभग 60 किलोमीटर की हाइट तक पहुंचते पहुंचते टेम्परेचर बढ़ करके कितना हो जाता है, पृथ्वी की सतह के इक्विवेलेंट। जबकि तापमान बढ़ कहां से रहा, -80 से बढ़ते बढ़ते फिर से कहां पहुंच गया, तो यह पहुंच गया पृथ्वी की सतह के समान हो गया। अर्थात यहां पे हम कह सकते हैं लगभग 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर यहां पर हो जाता है पुनः। ये तो ठीक है। तो निष्कर्ष ये निकला कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ टेम्परेचर डाउनफॉल किया है, लेकिन मध्य मंडल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ टेम्परेचर भी बढ़ता है। और यह लेयर महत्वपूर्ण होता है किसके लिए, इसका निचला भाग प्लेन के फ्लाई करने के लिए बेहतर माना जाता है, और इसका ऊपरी भाग यह ओजोन जो है यह किससे हमारी सुरक्षा करता है, अल्ट्रावायलेट रे से हमारी सुरक्षा करता है। फिर हम आते हैं मध्य मंडल में। किस में आते हैं, मध्य मंडल में। मध्य मंडल में जब आप ऊंचाई में वृद्धि करते हैं तो यहां पर पुनः तापमान में ऊंचाई में वृद्धि के साथ क्या होती है, कमी आती है। ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में क्या आती है, कमी आती है। और तापमान गिर करके मध्य मंडल की जो सीमा है, ऊपरी सीमा, यहां पर तापमान पहुंच जाता है -100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां का तापमान घट करके कितना हो जाता है, -100 डिग्री सेंटीग्रेड। इस मंडल की एक खास विशेषता है, जब आप स्पेस से हमारे वायुमंडल में एंट्री करते हैं, स्पेस से हमारे वायुमंडल में जब एंट्री करते हैं तो जो वायुमंडल है या आयन मंडल है, यहां पर पार्टिकल बहुत दूर दूर हैं। यहाँ के पार्टिकल क्या है, बहुत दूर दूर हैं। अर्थात जब कोई ऑब्जेक्ट स्पेस से हमारे वायुमंडल में एंट्री करता है तो वायुमंडल और आयन मंडल में इसको किसी खास प्रकार के घर्षण बल का प्रतिरोध नहीं करना पड़ता है, क्योंकि पार्टिकल बहुत दूर दूर हैं। लेकिन वह ऑब्जेक्ट जैसे ही मध्य मंडल में एंट्री करता है, यहां का हमारा पार्टिकल अब थोड़ा पास पास आ जाता है, अर्थात सघन है। कैसा है, सघन है। और ऐसी कंडीशन में यहां पर घर्षण बल का सामना करना पड़ता है। किसका सामना करना पड़ता है, घर्षण बल का सामना करना पड़ता है। और उसी के परिणाम स्वरूप जब कोई उल्का पिंड, कह सकते हैं किसी अन्य खगोलीय पिंड से हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री करता है, और जब यह समताप मंडल में प्रवेश करता है तो समताप मंडल में प्रवेश करते ही यह जलने लगता है। क्या करने लगता है, जलने लगता है। अर्थात उल्का पिंड इस मंडल में जलते हैं। तो आप कह सकते हैं इस मंडल की एक महत्वपूर्ण घटना क्या है, उल्का पिंड यहां पर क्या होते हैं, जलते हैं। तो यह क्लियर होना चाहिए कि उल्का पिंड जो जलते हैं किस मंडल में जलते हैं, मध्य मंडल में जलते हैं। और अगर मान लेते हैं इसका आकार बहुत बड़ा है तो इसके जो रिमेनिंग पार्ट हैं वह धरती तक भी पहुंचेंगे। लेकिन अगर इसका साइज छोटा है तो यह मध्य मंडल में ही जल करके समाप्त भी हो जाती है। तो यहां तक तो ठीक है कि पहले तापमान घटा, फिर तापमान बढ़ा, फिर तापमान घटा, यहां तक तो सही है।
अब आते हैं अपने आयन मंडल में। किसमें आते हैं? आयन मंडल में, जो हाइट है 400 से लेकर के 640 किलोमीटर। यहां पर भी कुछ घटनाएं हैं जिसको हमको डिटेल में समझना है। समझना ये है कि आयन मंडल में आप देखेंगे आणविक रूप में, किस रूप में? आणविक रूप में। यहां पे हम लिख देते हैं आयन मंडल में आणविक रूप में, आणविक रूप में यहां पे नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन विद्यमान है। क्या विद्यमान है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन विद्यमान है। जो हमारी सन रे है, सन रे का एक पूरा स्पेक्ट्रम होता है और उसकी जो सबसे छोटी वेवलेंथ है उसका नाम है गामा रे। क्या नाम है? गामा रे। उससे बड़ी वेवलेंथ का क्या नाम है? एक्स रे है। और उससे बड़ी वेवलेंथ का नाम क्या है? अल्ट्रावायलेट रे है। फिर आप आते हैं तो विजिबल रे आती है, इंफ्रारेड रे आती है। ये सब उसके नाम है जो हम लोग किसी टॉपिक में पढ़ लेंगे, लेकिन बस अभी इतना समझना है कि सन से आने वाली जो सबसे छोटी वेवलेंथ है या सबसे छोटी वेवलेंथ की जो रेडिएशन है उसका नाम है गामा रे। और उससे थोड़ा बड़ी कौन सी है? एक्स रे है। और उससे बड़ी कौन है? अल्ट्रावायलेट रे। तो जब अल्ट्रावायलेट रे इतनी खतरनाक है कि पृथ्वी पर आने के परिणाम स्वरूप हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, या हम यूं कहें कि हमारी रोग प्रतिरोध हमारी उत्पादकता घट जाती है, हमको तरह तरह का स्किन डिसीज हो जाता है, त्वचा कैंसर हो जाता है, तो आप कल्पना करो अगर एक्स रे आएगी तो एक्स रे उससे भी घातक है, गामा रे उससे भी ज्यादा घातक है। तो अगर हमारे वायुमंडल में प्रकृति ने इस प्रकार से व्यवस्था की है कि अल्ट्रावायलेट रे को नहीं नीचे आने देती है, तो निश्चित तौर पर गामा रे और एक्स रे को भी धरती पर आने नहीं दिया जाएगा। उसको रोकने का काम कौन करता है? यह आणविक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं यह रोकते हैं। किसको रोकते हैं? तो यहां पर रोकने का काम करता है, यहां पर किसे रोका जाता है? तो हम कह सकते हैं आपकी गामा रे है। क्या है? गामा रे प्लस एक्स रे। तो गामा रे और एक्स रे को रोकने के लिए कौन उत्तरदायी है? हमारे वायुमंडल की कौन सी लेयर है? तो हमारे वायुमंडल की आयन मंडल की लेयर है। लेकिन आयन मंडल में क्या है? आणविक रूप में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। यह कोलिजन करते हैं, टक्कर करते हैं, प्रतिरोध करते हैं। किसका? तो कह सकते हैं गामा रे का और एक्स रे का, जो हमारे सोलर सिस्टम की सबसे छोटी वेवलेंथ है। जब यहाँ पे टक्कर होती है तो टक्कर से जो आणविक रूप में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है यह अपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में टूट जाते हैं। किसमें टूटते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में टूट जाते हैं। तो कह सकते हैं यह जब कोलिजन होता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी बनते हैं और प्रोटॉन भी बनते हैं। तो यहाँ पे कुछ दूसरा कलर ले लिया जाए जिससे हम लोगों को समझने में थोड़ी सुविधा हो, लेकिन यहाँ पे कलर बड़े सिलेक्टेड हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जब कोलिजन होता है तो दो पार्ट बनता है, एक इलेक्ट्रॉन का और एक प्रोटॉन का। तो यहाँ पे लिख देते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा और प्रोटॉन कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। क्यों ऐसा होगा? इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो इसकी डेंसिटी प्रोटॉन से कम होती है, प्रोटॉन की डेंसिटी ज्यादा है। तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में प्रोटॉन निचले भाग में और इलेक्ट्रॉन ऊपरी भाग में अरेंज हो जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन अगर देखा जाए तो यह नेगेटिव आयन है और प्रोटॉन जो है कैसा है? पॉजिटिव आयन है। अर्थात यहां पर आयन विद्यमान है। क्या विद्यमान है? आयन विद्यमान है। वह आयन या तो पॉजिटिव रूप में है या तो नेगेटिव रूप में है। तो आयन की उपलब्धता के आधार पर इस लेयर का नाम है आयन मंडल। इस लेयर का क्या नाम है? आयन मंडल। आयन मंडल बना कैसे? तो आयन मंडल बनने के लिए उत्तरदायी कौन था? हमारी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जो गामा रे और एक्स रे को रोकी और रोकने के परिणाम स्वरूप ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का फॉर्मेशन हुआ। और अकॉर्डिंग टू डेंसिटी ये अरेंज हो गए अपर पार्ट और लोअर पार्ट में। यहां तक तो बातें ठीक है, लेकिन आपको यह भी समझना है कि यह जो प्रक्रिया है यह प्रक्रिया दिन में संपन्न होगी। कब होगी? दिन में। रात में तो हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि दिन में ही सन रे आएगी और जब दिन में सन रे आएगी तो दिन में ही यह टक्कर होगी। अर्थात दिन में ही क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। तो दिन के समय यह आयन मंडल एक्सपेंड करता है कहां तक? 640 किलोमीटर तक। कहां तक एक्सपेंड करेगा? 640 तक। और रात्रि में जब यह कोलिजन नहीं होगा तो यह कंप्रेस करता है। क्या करता है? कंप्रेस करता है। और उस समय यह कितना हाइट तक हो जाता है? 400 किलोमीटर। तो आयन मंडल जो कभी एक्सपेंड करता है कभी कंप्रेस होता है, उसका बेसिक रीजन है यहां पर होने वाली कुछ प्रक्रियाएं हैं
जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के फॉर्मेशन के दौरान संपन्न होती हैं। तो यहां पर तो ठीक है, यह फैलता क्यों है, सिकुड़ता क्यों है। अब प्रश्न उठता है कि हमारे सोलर सिस्टम में जो सबसे छोटी वेवलेंथ की रेडिएशन है उसका नाम है गामा रे। उससे छोटी कोई वेवलेंथ हमारे सन में नहीं होती है, लेकिन हमारे यूनिवर्स में, हमारे ब्रह्मांड में और भी बहुत सारे तारे विद्यमान हैं, बहुत से स्टार विद्यमान हैं। और उस तारे से जब कोई एनर्जी हमारे सोलर सिस्टम में एंट्री करती है तो जो उसकी सबसे छोटी वेवलेंथ होगी वह हमारे सोलर सिस्टम में एंट्री करेगी। और उसकी जो सबसे छोटी वेवलेंथ होती है, सबसे छोटी वेवलेंथ की रेडिएशन, उसका नाम है कॉस्मिक रे। क्या नाम है? कॉस्मिक रे। कॉस्मिक रे, ध्यान रखिएगा, यह हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। कॉस्मिक रे यह अदर स्टार का पार्ट है, जो हमारे यूनिवर्स का पार्ट है। किसका पार्ट है? यूनिवर्स का पार्ट है, ना कि सोलर सिस्टम का। तो जब किसी दूसरे स्टार से आने वाली सबसे छोटी वेवलेंथ, जिसका नाम है, हम कह सकते हैं, कॉस्मिक रे, वह हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो निश्चित तौर पर यह और ज्यादा घातक होगी। जब अल्ट्रावायलेट रे घातक है, गामा रे घातक है, एक्स रे घातक है, तो स्वाभाविक सी बात है कॉस्मिक रे इन सबसे ज्यादा नुकसानदायी होगी। तो इसका अर्थ है हमारा वायुमंडल इसको भी रोकने का कोई न कोई प्रबंध किया जरूर होगा, किया होगा निश्चित तौर पर। तो यहां पर जो अदर स्टार से आने वाली सबसे छोटी वेवलेंथ है उसका नाम है कॉस्मिक रे। उस कॉस्मिक रे को रोकने का जो उत्तरदायित्व है वह किसका है? इस प्रोटॉन के लेयर का है। किसका है? प्रोटॉन के लेयर का है। अर्थात प्रोटॉन के लेयर का यहां पर कोलिजन होता है किससे? तो हम कह सकते हैं कॉस्मिक रे से। किससे है? कॉस्मिक रे से। यह टक्कर होती है कॉस्मिक रे से। तो जब प्रोटॉन कॉस्मिक रे को रोकने का प्रयास करता है, अर्थात टक्कर होती है, तो यहां पर एक विशेष प्रकार की चमक उत्पन्न होती है। ध्यान रखिएगा, जब प्रोटॉन का किससे कोलिजन होता है? कॉस्मिक रे से, तो यहां पर एक विशेष प्रकार की चमक उत्पन्न होती है जिसे हम क्या कहते हैं? अरोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? अरोरा। तो प्रोटॉन प्लस कॉस्मिक रे का जब टक्कर होता है तो यहां पर एक विशेष प्रकार की चमक उत्पन्न होती है जिसको हम क्या कहते हैं? अरोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? अरोरा। लेकिन यह जो अरोरा की घटना है, यह जो अरोरा की घटना है, या तो नॉर्थ पोल की तरफ देखी जाती है या तो साउथ पोल की तरफ। शेष भागों में इसकी घटनाएं नहीं देखी जाती हैं। रीजन उसका बहुत बेसिक है कि पोलर एरिया में ही क्यों देखी जाती हैं। और इसका अगर हम संदर्भ देखें तो एक कारण तो यही है कि पृथ्वी का जो शेप है यह वक्राकार अर्थात कर्वेचर शेप है। अब कर्वेचर शेप का तात्पर्य यह है कि अगर आप 1 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो हमारी पृथ्वी में लगभग 7.98 इंच, क्या 7.98 इंच का झुकाव मिलता है प्रति मील। कितना? प्रति मील। 1 मील जब आप चलते हैं तो पृथ्वी कितना झुकी होती है? 7.98। यह कर्वेचर है। साथ में जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है उसका जनरेशन होता है नॉर्थ और साउथ पे। तो ऐसी कंडीशन में कॉस्मिक रे अट्रैक्ट होती है नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ। तो ऐसे में जब टक्कर होती है नॉर्थ पोल की तरफ तो वह भी अरोरा है, और अगर टक्कर होती है साउथ पोल की तरफ तो वह भी अरोरा है, लेकिन दोनों के नाम अलग हैं। अगर नॉर्थ पोल की तरफ यह चमक उत्पन्न होती है तो उसको कहते हैं अरोरा बोरियालिस। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अरोरा बोरियालिस। और अगर यह चमक साउथ पोल की तरफ कंडक्ट हो, किधर? साउथ पोल की तरफ, तो इसको कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रालिस। क्या कहेंगे? अरोरा ऑस्ट्रालिस। एक होता है अरोरा बोरियालिस और एक होता है अरोरा ऑस्ट्रालिस। यह किस लेयर की घटना है? यह आयन मंडल की है, लेकिन आयन मंडल के निचले भाग की यह घटना है। क्यों निचले भाग की है? क्योंकि निचले भाग में ही प्रोटॉन की लेयर पाई जाती है और निचले भाग में ही कॉस्मिक रे की टक्कर होती है, इसलिए अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रालिस नॉर्थ और साउथ पोल की घटना है। लेकिन अरोरा की जो घटना संपन्न होती है यह किस हाइट पे होती है अगर आपसे पूछा जाए तो अरोरा की जो घटना है यह नियर अबाउट, इसकी जो घटना घटित होती है यह 80 से लेकर के
280 किलोमीटर पर। कितने के मध्य में होती है? 80 से 280 किलोमीटर के मध्य में यह घटना संपन्न होती है। लेकिन इसकी मैक्सिमम जो इंटेंसिटी है, मैक्सिमम जो तीव्रता है, मैक्सिमम जो कोलिजन होता है, वह होता है 150 किलोमीटर। कितने पे होता है? 150 किलोमीटर पे क्या है? इसकी इंटेंसिटी, इसकी तीव्रता मैक्सिमम होती है। तो थोड़ा सा आपको क्लियर करना है। हम लोग फिर से इस पे आते हैं। हमने कहा कि जब कॉस्मिक रे की टक्कर होती है प्रोटॉन की लेयर से, तो यह जस्ट आप देखेंगे मध्य मंडल के ऊपर है। मध्य मंडल की हाइट कहां से स्टार्ट हो जाती है? आयन मंडल की 80 किलोमीटर से। तो प्रोटॉन की लेयर निचले भाग में होगी, अर्थात 80 से कहां तक है? 280 के मध्य में है। यहीं पर यह टक्कर होती है। लेकिन इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी कहां है? तो 150 किलोमीटर पे है। कहां पे? 150 किलोमीटर पे है। तो यह बेसिक संदर्भ है जो हमको समझना होगा। और यह चमक अगर उत्तरी ध्रुव पर है तो उसको कहते हैं अरोरा बोरियालिस, दक्षिणी ध्रुव पर है तो क्या कहते हैं? अरोरा ऑस्ट्रालिस कहते हैं। और ऑस्ट्रालिस से आप सहजता से समझ सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी दक्षिणी गोलार्ध का पार्ट है। किसका पार्ट है? ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध का पार्ट है। इसलिए अरोरा ऑस्ट्रालिस दक्षिण में कर दीजिए, और जो बचा बोरियालिस से किधर चला गया? नॉर्थ में चला गया। अब आते हैं थोड़ा सा और यहां पर, साथ में यहां पर कुछ और पॉइंट समझना है। जब हम लोग कोई सिग्नल, अर्थात कोई दूर संवेदी, अगर मान लेते हैं जैसे हमारा कोई कम्युनिकेशन का इंस्ट्रूमेंट है या टेलीविजन है या जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट है, या किसी न किसी सिग्नल पे चलते हैं, तो हम लोग करते क्या है? सिग्नल को नीचे से भेजते हैं। यह सिग्नल जाता है आयन मंडल में। कहां जाता है? आयन मंडल में। फिर आयन मंडल से वह परावर्तित होकर के धरती पर वापस आता है, और फिर हमारा रिसीवर उसको प्राप्त करके जो भी कम्युनिकेशन उसको कंडक्ट करता है। लेकिन जब दिन की हम बात करें तो दिन में क्या होता है? हमारा आयन मंडल एक्सपेंड कर जाता है। क्या करता है? एक्सपेंड कर जाता है। अर्थात यहां पर विद्यमान जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, यह दूर दूर हो जाते हैं। क्या होते हैं? दूर दूर हो जाते हैं। और नीचे से जब कोई सिग्नल जाता है तो यह सिग्नल किसी पार्टिकल से टकराने के बजाय, किसी आयन से टकराने के बजाय, यह इसको क्रॉस करके स्पेस में चला जाता है। कहां चला जाता है? स्पेस में। क्योंकि जब तक टक्कर होगी नहीं तब तक वापस आएगा नहीं। और दिन में टक्कर कम होती है क्योंकि यह एक्सपेंड किया है, फैल गया है। तो दिन में जो है सिग्नल हमारा कमजोर हो जाता है, क्योंकि सिग्नल के अधिकांश पार्ट यह स्पेस में चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? स्पेस में। लेकिन रात्रि के समय, रात्रि के समय अब क्या होगा? हमारा आयन मंडल अब कंप्रेस होगा, और कंप्रेस होगा तो यहां पे अब जो हमारे आयन है, या आयन पास पास हो जाएंगे। और ऐसी कंडीशन में जब सिग्नल आता है तो ज्यादा संभावना होती है कि किसी ना किसी आयन से टकरा करके वापस चले जाएं। तो रात्रि के समय सिग्नल हमारे स्ट्रांग होते हैं, और दिन के समय हमारे सिग्नल क्या होते हैं? कमजोर हो जाते हैं। तो यह भी कुछ विशेषता थी आयन मंडल की। लेकिन यहां पर आपको एक बात और समझनी है। आयन मंडल में देख रहे हैं बहुत सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं। एक तो गामा रे को रोका गया, एक्स रे को रोका गया। और जब रोका गया होगा तो निश्चित तौर पर एनर्जी जनरेट हुई होगी, ऊष्मा तो उत्पन्न हुई होगी। प्लस प्रोटॉन जो बना, इसकी पुनः टक्कर हो गई। और किससे हो गई? कॉस्मिक रे से। और जब पुनः टक्कर होगी तो फिर से ऊष्मा जनरेट होगी। और इसका परिणाम ये निकलता है कि आयन मंडल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। आयन मंडल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है, और बढ़ते बढ़ते इसका तापमान 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। कहां तक तापमान पहुंचता है? तो यहां का तापमान बढ़ करके हो जाता है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। और तापमान में इतना अधिक वृद्धि हो रही है कि इसी को ध्यान में रख करके इस मंडल का नाम रखा जाता है तापमंडल। क्या रखा जाता है? इसे हम लोग कहते हैं तापमंडल। आयन मंडल का ही नाम क्या है? तापमंडल है। तो आपसे पूछा जा सकता है आयन मंडल को तापमंडल क्यों कहते हैं? तो बेसिक रीजन है, यहां पर गामा रे, एक्स रे प्लस कॉस्मिक रे के द्वारा आणविक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन प्लस प्रोटॉन की टक्कर होती है, जिससे अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा जनरेट होती है। और इसी के प्रभाव से इस मंडल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि होती है। तो यहां पर लिखने का भी कार्यक्रम है, प्लस समझने का भी कार्यक्रम है। जो फैक्ट है यह प्री में पूछे जाएंगे, और जो इसको डिटेल में आपने डिस्क्राइब कर दिया तो मेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेंस हो जाएगा। इसके ऊपर आप जाते हैं तो यह होता है वायुमंडल। क्या होता है? वायुमंडल। वायुमंडल में कुछ ऐसी घटना नहीं है जिसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ें। तो यह जो सेगमेंट था, यह जो आपने देखा, बेसिकली यहां पर हमने कहा मार्शल टिजरेंस डी बोट महोदय। किसने कहा? टिजरेंस डी बोट महोदय।
तो टिजरेंस डी बोट महोदय ने क्या बताया है, अब थोड़ा उस पे हम आ जाते हैं। तो यहां पे टिजरेंस डी बोट महोदय ने क्या किया है, इन्होंने खोज की है। क्या की है? इन्होंने खोज की है किसकी? क्षोभ मंडल की। किसकी खोज की है? क्षोभ मंडल की प्लस समताप मंडल की। किसकी? समताप मंडल की। तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल की खोज का लाइबिलिटी किसके ऊपर आती है? किसने किया है? तो हम कहेंगे टिजरेंस डी बोट महोदय ने किया है। लेकिन क्षोभ मंडल और समताप मंडल जो नाम रखा गया, नामकरण किसने किया है? तो जोसेफ प्रिस्टली ने। जोसेफ प्रिस्टली ने क्या किया है? इसका नामकरण किया। क्या किया है? नामकरण। तो नामकरण क्षोभ मंडल और समताप मंडल का किसने किया है? जोसेफ प्रिस्टली ने किया है। जबकि खोज किसने किया था? टिजरेंस डी बोट महोदय। इसीलिए हमने कह दिया कि जो अभी अभी हम वर्गीकरण पढ़े हैं यह टिजरेंस डी बोट महोदय और जोसेफ प्रिस्टली के अनुसार था। लेकिन इसी को थोड़ा और ज्यादा हम आगे करते हैं और ज्यादा इसको थोड़ा बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हम लोग आयन मंडल को थोड़ा और ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं, थोड़ा और इसको एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि आयन मंडल की कुछ बातें अभी शेष हैं। वह बातें ये हैं, इसके बाद यहीं पे लिख देते हैं, कोई बात। यहां पर अगर हम बात करें, इसी को हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं। यह मान लेते हैं हमारी पृथ्वी है। क्या है? ये पृथ्वी है। और पृथ्वी के ऊपर जब आप चलते हैं तो यहां कई प्रकार की लेयर देखने को मिलती है। मान लेते हैं इसी प्रकार से पहली लेयर है, दूसरी लेयर है, फिर तीसरी लेयर है। अर्थात एक लेयर है जिसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर है। क्या है? ट्रोपोस्फियर। फिर है स्ट्रेटोस्फियर, फिर क्या है? मेसोस्फियर। ठीक, यहां तक बात। इसके बाद हम चलते हैं अब अपने आयन मंडल में, क्योंकि 80 किलोमीटर के बाद कौन स्टार्ट हो जाता है? आयन मंडल। यह हाइट कहां तक है? ये है 80 किलोमीटर। पिछले वाले इमेज से आपको क्लियर होगा। मेसोस्फियर की हाइट कहां तक? 80 किलोमीटर तक है। अब इसके बाद का जो लेयर है वह आपका आयन मंडल का है। किसका है? आयन मंडल का है। अब आयन मंडल में देखते हैं। आयन मंडल में पहला जो लेयर बनता है यह 80 से लेकर के 90 किलोमीटर तक है। कहां तक है? 80 से 90 किलोमीटर। फिर 90 से लेकर के 130 किलोमीटर। कहां तक है? 130 किलोमीटर तक। फिर 130 से लेकर के कहां तक है? 150 तक है। कहां तक है? 150 तक है। फिर यहां पर आप आगे बढ़ते हैं, 150 के बाद आता है कहां तक? ये है 300 तक। कहां तक आता है? 300 तक। फिर अगला आता है, ये है 380 किलोमीटर। और इसके बाद आता है, ये है जिसको हम कहते हैं 400 से लेकर के 440 आए, 400 से लेकर के 640 तक, जो इसकी लास्ट सीमा है। कौन सी सीमा है? लास्ट सीमा है। तो यहां पर हर मंडल का, हर लेयर का कुछ न कुछ नाम रखा गया। क्या रखा गया? कुछ न कुछ नाम रखा गया है। कौन कौन से नाम है? जैसे 80 से 90 किलोमीटर की जो लेयर है आयन मंडल की सबसे निचली परत, इसको कहते हैं डी लेयर। क्या कहते हैं? डी लेयर। इसके बाद की लेयर है E1। कौन सी है? E1। फिर आपकी है E2 लेयर। फिर यह लेयर कौन सी है? F1 है। कौन सी है? F1। फिर कौन सी है? F2। एक सेकंड। फिर इसके ऊपर चलते हैं तो आपको मिलती है जी लेयर। कौन सी मिलती है? जी लेयर। ठीक, यहां तक बात। अब आपको समझना क्या है, चूंकि पहले से आपको कई लेयर हमने बताया है, लेकिन साथ में यह समझना है कि जैसे अल्ट्रावायलेट रे, यहां पे फिर से हम आ जाते हैं अपने इमेज पे। अल्ट्रावायलेट रे की टक्कर कहां पर हुई? ओजोन से हुई। एक्स-रे गामा रे की टक्कर किससे हुई? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से हुई। कॉस्मिक रे की टक्कर किससे हुई? प्रोटॉन से हुई। तो यहां पर एक बात तय है कि जो टक्कर होती है बराबरी में होती है। किसमें होती है? बराबरी में होती है। जब साइज बड़ा होगा तो बड़े पार्टिकल से टकराएगा, साइज छोटा होगा तो छोटे पार्टिकल से टकराएगा, क्योंकि प्रतिद्वंदिता समानता में होती है, असमानता में नहीं होती है। तो यहां पर भी प्रकृति बहुत समानता की बात करता है
कि समान नेचर के लोग समानता में ही टक्कर करेंगे, जो समान साइज के हैं उसी में टक्कर होती है। तो जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाते हैं यहां पर साइज पार्टिकल के छोटे होते चले जाते हैं। तभी तो प्रोटॉन छोटा साइज का है तो इसकी टक्कर किससे हो गई? कॉस्मिक रे से हो गई। उससे बड़ा साइज किसका है? नाइट्रोजन ऑक्सीजन का, उससे टक्कर किसकी होगी? कॉस्मिक रे और एक्स रे और गामा रे की। फिर आप आते हैं ओजोन की, ओजोन की साइज और बड़ी है, उससे टक्कर किसकी हो गई? अल्ट्रावायलेट रे से। तो सेम कहानी यहां पर भी है, नीचे बड़ी वेवलेंथ के पार्टिकल होंगे और ऊपर छोटी वेवलेंथ के पार्टिकल होंगे। इसलिए जब हमारा नीचे से सिग्नल जाता है, नीचे से जब सिग्नल जाता है तो जो सिग्नल बड़ी वेवलेंथ के हैं, जो सिग्नल बड़ी वेवलेंथ के हैं वह डी से वापस आते हैं, जो सिग्नल छोटी वेवलेंथ के हैं वह जी लेयर से वापस आते हैं। तो कह सकते हैं यहां से जो सिग्नल वापस आता है इसका कैसा है? यह है लॉन्ग वेव रेडिएशन। कैसी होती है? लॉन्ग वेव रेडिएशन। लेकिन जो यहां से वापस आएंगे यहां की कैसी होगी? शॉर्ट वेव रेडिएशन होगी। तो छोटी जो वेवलेंथ है सिग्नल की यह जी लेयर से वापस आती है और बड़ी वेवलेंथ की जो सिग्नल है वह आपकी डी लेयर से ही वापस आ जाती है। साथ में यहां पर कुछ नाम रखे गए हैं आपके लेयर के। क्या नाम रखे गए हैं? अगर हम बात करें यहां पर जो 90 से लेकर के 150 वाला रेंज है, यहां से 90 से लेकर के 150 वाला ए वाला, ठीक है, और एक आपका है 300 से लेकर के 400 तक वाला ए वाला। ये कहां से कहां तक है? 300 से लेकर के 400 वाला। तो 300 से 400 का जो नाम है इसको हम लोग कहते हैं एप्लेटन लेयर। क्या कहते हैं? इसी का नाम है एप्लेटन। ध्यान रखिएगा, इसका नाम है, कभी काल पूछा जाता है, एप्लेटन लेयर है। कौन सी लेयर है? एप्लेटन लेयर है, जो कहां से कहां तक है? 300 से लेकर के 400 किलोमीटर तक है। कहां तक है? यह 300 से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है? 400 तक। 300 से 400 किलोमीटर के बीच की लेयर का क्या नाम रखा गया? एप्लेटन लेयर। लेकिन इस लेयर में एफ की भी परत है और जी की भी परत है, लेकिन दोनों में से किसका पोर्शन ज्यादा है? तो आप देखेंगे एफ वाले का रेंज ज्यादा है, क्योंकि एफ की शुरुआत कहां से हो गई है? 300 से, और कहां तक है? 380 तक है। तो 300 से 380 तक एफ वाला आता है और 380 से 400 मात्र 20 किलोमीटर कौन सा लेयर आता है? जी वाला। तो जी का पोर्शन कम है और एफ का पोर्शन ज्यादा है, यहां से भी क्वेश्चन आया है। तो एप्लेटन जो लेयर है इसमें एफ का पोर्शन ज्यादा है, जी का पोर्शन कम है। प्लस जो यह पहला लेयर है जो ई वाला है, कौन सा लेयर? ई, अर्थात E1 और E2, इसको कहते हैं केनली हेविसाइड का लेयर। क्या कहते हैं? इसका नाम रखा जाता है, इसका भी नाम हम ऊपर लिख देते हैं क्योंकि यहां लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ये है केनली। क्या है? केनली हेविसाइड। क्या है? केनली हेविसाइड लेयर। तो केनली हेविसाइड लेयर जो है यह जी ई को रिप्रेजेंट करता है और जो हमारा एप्लेटन है यह बेसिकली एफ और जी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो छोटी वेवलेंथ है यह कहां से रिटर्न आती है? जी लेयर से। जो बड़ी वेवलेंथ के सिग्नल कहां से रिटर्न आते हैं? तो कह सकते हैं या डी लेयर से वापस आते हैं। तो यहां तक की चर्चाएं जो थी यह कह सकते हैं ट्रिजरेंस डी बोट महोदय और जोसेफ प्रिस्टली का कहीं न कहीं सहयोग है। लेकिन अब ऐसा नहीं कि पूरा इन्हीं का है, और भी लोगों का योगदान है। लेकिन अब दूसरे भी सिद्धांत को हम पढ़ते हैं जिसमें मार्सेल निकोलेट की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मार्सेल निकोलेट की। तो आइए डिस्कस करते हैं मार्सेल निकोलेट का। अगर हम बात करें मार्सेल निकोलेट के अनुसार वायुमंडल का वर्गीकरण, तो इन्होंने वायुमंडल को, मार्सेल निकोलेट, इन्होंने वायुमंडल को दो भागों में बांटा है। एक है आपका सममंडल और एक है विषम मंडल। क्या है? एक है सममंडल और एक क्या है? विषम मंडल। विषम मंडल को ही कहा जाता है तापमंडल। क्या कहा जाता है? तापमंडल। क्यों कहा जाता है? अभी क्लियर हो जाएगा। जो हमारा सममंडल है बेसिकली, अगर इसकी हम हाइट की बात करें
तो यहाँ पर जो हाइट मिलती है यह सतह से लेकर के अर्थात 0 किलोमीटर से, कहाँ से, 0 से लेकर के यह 90 किलोमीटर तक माना जाता है। 0 से 90 किलोमीटर तक का जो पोर्शन है इसे हम लोग कहते हैं सममंडल। क्या कहते हैं? सममंडल। और यहां पर जो आप देखते हैं यह 90 से लेकर के 10,000 किलोमीटर तक है। कहां तक है? 10,000 किलोमीटर की हाइट तक का जो पोर्शन होता है इसे हम कहते हैं विषम मंडल। रीजन क्या है? सममंडल का तात्पर्य है हमारे इस वायुमंडल में जो गैसों का कंपोजिशन है वह एक निश्चित अनुपात में है। अर्थात इस मंडल में अगर आप बात करें तो नाइट्रोजन जो हमारी है यह लगभग 78% है। कितना? 78% है। ऑक्सीजन जो हमारी है लगभग 21% है। हमारा जो आर्गन है यह लगभग 0.93% है। जो हमारा CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, यह 0.03% है, कमोबेश यही है। तो चाहे आप पृथ्वी की सतह की बात करें, चाहे पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की हाइट की बात करें, हर जगह जो कंपोजिशन है यह कंपोजिशन ऐसा ही मिलेगा, जिसमें नाइट्रोजन 78 रहेगा, ऑक्सीजन 21 रहेगा, आर्गन आपका 0.93 और CO2 0.03% रहेगा। तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात यहां पे गैसों के कंपोजिशन में एक यूनिफॉर्मिटी है, एक समानता है, जिसके आधार पर इस मंडल का नाम है सममंडल। और इसी मंडल में आप देखते हैं इन्हीं सब का कंपोजिशन के आधार पर आपको मिलता है क्या? आपको मिलता है क्षोभ मंडल है। क्या है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल इसी में आता है। इसी में आपको मिलता है क्या? सम ताप मंडल है। क्या है? समताप मंडल है। इसी में आपको क्या मिलता है? मध्य मंडल है। क्या है? मध्य मंडल है। तो यह सब इसी मंडल के पार्ट है, जिसमें हम बात करते हैं क्षोभ मंडल, मध्य मंडल और समताप मंडल। तो यह कह सकते हैं सममंडल की पार्ट है मार्शल निकोलेट के अनुसार। लेकिन जब आप आते हैं विषम मंडल में, तो विषम मंडल में क्या है? अब ऊंचाई में वृद्धि के साथ गैसों के कंपोजिशन में अंतर आ जाता है और यहां पर कुछ लेयर बनाई गई है। और इस लेयर में अगर हम देखें तो यहां पर बेसिकली जो लेयर है, सबसे पहला मिलता है यहां पर आणविक। क्या है? आणविक N2 की लेयर। किसकी लेयर है? आणविक N2 की लेयर है। यह कहां से कहां तक है? तो यह आपको मिलती है 90 से लेकर के 200 किलोमीटर तक। कहां तक है? 90 से 200 किलोमीटर तक की जो हाइट है यह आणविक नाइट्रोजन की लेयर है। फिर आपकी आती है, अर्थात इसमें नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। फिर आता है आणविक O2 की लेयर। किसकी लेयर है? आणविक O2 की लेयर है। यह आपकी 200 से लेकर के 1100 किलोमीटर तक है। कहां तक है? 1100 किलोमीटर तक मिलता है। जब तीसरी लेयर की हम बात करते हैं तो यह तीसरी लेयर आपको मिलती है क्या? हीलियम की। किसकी मिलती है? हीलियम की, जो 1100 से लेकर के आपको मिलती है 3500 तक। कहां तक मिलती है? 3500 किलोमीटर तक मिलती है। और इसके ऊपर मिलता है हाइड्रोजन की लेयर। किसकी मिलती है? हाइड्रोजन की लेयर। तो हाइड्रोजन की जो लेयर है यह 3500 से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है? तो यह आपकी जाती है 10,000 किलोमीटर की हाइट तक। तो आप देख रहे हैं कि जो विषम मंडल है, विषम मंडल में ही आपका आयन मंडल है, क्योंकि यह जो आणविक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की लेयर है, जो आणविक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की लेयर है, इन्हीं दोनों के कारण ही आपके आयन मंडल का फॉर्मेशन हुआ था 90 से लेकर के 400 से 640 के मध्य में, क्योंकि यहीं पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के आणविक रूप विद्यमान हैं, जो किससे कोलिजन किए थे? तो एक्स रे और गामा रे से, और उसी के प्रभाव से आयन मंडल का फॉर्मेशन हुआ था और उसी के प्रभाव से आयन मंडल का तापमान लगातार बढ़ा था। और इसी बेसिस पर विषम मंडल को हम क्या कहते हैं? तापमंडल के नाम से भी जानते हैं। तो यहां तक की जो चर्चाएं थी, यह वायुमंडल का एक सामान्य वर्गीकरण है। यहां से आपके प्री में भी क्वेश्चन की पूछने की पूरी संभावना है और मेंस के भी क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। इसी प्रकार हम एक नेक्स्ट टॉपिक का भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पूर्व यहां पर कुछ सूचना भी आपको और दे देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं संस्था की तरफ से जो हमारी बैच चलाए जा रहे हैं, उस बैच में आप देखेंगे
कि लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। उसके साथ साथ कंप्लीट नोट दिए जाएंगे और कंप्लीट नोट में दोनों रहेगा, एक पीडीएफ रहेगा और एक क्लास का जो यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसका भी पीडीएफ आपको जाएगा। प्लस डाउट सेशन भी किए जाएंगे, टेस्ट भी कंडक्ट किए जाएंगे, मॉक टेस्ट होगा और प्रैक्टिस सीरीज भी कंडक्ट की जाएगी। और इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यह हमारा सामाजिक विज्ञान का वर्ग है, जिसमें आप देख रहे हैं ज्योति मैम को जो आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हैं। फिर यहाँ पे कुमार मयंक जी हैं जो इकोनॉमी का सेक्शन देखेंगे। और इसी प्रकार आप देखेंगे मुकेश बर्नवाल जी हैं जो हिस्ट्री का सेक्शन देखते हैं और साथ में हमारा ज्योग्राफी का सेक्शन है। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे और भी सेगमेंट हैं, जैसे यह पूरा हमारा जीएस की टीम है और जीएस की टीम में भी आप देखेंगे कह सकते हैं पूरा कंप्लीट हमारा सेक्शन यहाँ पर दिया जाएगा। और हमारी संस्था की तरफ से नियर अबाउट हम कह सकते हैं 30+ कोर्स यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। तो आप लोग इस अवसर का भरपूर लाभ उठाएं और अपने सिलेक्शन को 100% सुनिश्चित करें। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर हम विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।